देखिए हमें जो आज टॉपिक करना है ना, दैट इज अबाउट द कोलिजन। कोलिजन मतलब क्या होता है? दो चीजों का टकराना भाई। अब समझिएगा, कोलिजन भी दो तरह के हैं भाई जो आपको पढ़ने हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चा जानता है, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे डेफिनेटली। तो एक कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन और एक कोलिजन होता है इन इलास्टिक कोलिजन। कौन जानता है कि क्या फर्क होता है इन दो कोलिजन्स के अंदर? फिर बात करेंगे, चिंता मत करिए, पूरा टॉपिक समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं, कोलिजन का मतलब क्या है? दो चीज़ों को टकराना। और जब भी दो चीज़ें टकराती हैं तो दो तरीके से कोलिजन होता है, या तो इलास्टिक या फिर बोलो क्या, इन इलास्टिक। ढंग से सुनना भाई। और ये वर्क एनर्जी पावर से ना एक ड्राइव आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा बार आपको पेपर में देखने को मिलता है, वो है डेरिवेशन फॉर द इलास्टिक कोलिजन। ओके, जो हार्ड केस होगा उसमें इन इलास्टिक होगा। चलो और कोई बच्चा? इलास्टिक शब्द आप लोगों ने कब सुना है? स्ट्रेचेबल चीज़ों के लिए, जो अपनी चीज़ों को वापस से बोलो क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। क्लास आदर्श चुप होना पड़ेगा भाई आप लोगों को। इलास्टिक कोलिजन के अंदर होते गए चीज़ें, एक्चुअली आपने इलास्टिक ऐसी चीज़ को देखा, आपने खींचा वापस से वो अपनी ही पोजीशन पर वापस से आ गई भाई। मतलब किसी भी तरह के लॉसेज इन्वॉल्व नहीं होते, चीज़ें बिल्कुल कंजर्व रहती हैं, जैसी इनिशियल वैसी ही फाइनल। ये होता है बेसिकली इलास्टिक। इलास्टिक शब्द का मतलब तब इस्तेमाल किया जाएगा जब चीज़ें पहले और बाद में एक जैसी रहें। लेकिन मैंने किसी चीज़ को खींचा और वह ऐसे खींची ही रह गई, जैसे प्लास्टिक को अगर आपने खींच दिया तो वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन पे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इलास्टिक नहीं है। वो क्या है बोलो? इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक कोई भी ऐसी चीज़ को बोला गया है जो अपनी चीज़ों को वापस से पहले जैसा ही बोलो क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। मतलब चीज़ें जिसमें चीज़ें बोलो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती हैं, खर्च नहीं होती है, उनको बोलो हमने क्या बोला, इलास्टिक बोला। अब ये बात तुम्हें कोलिजन की रिस्पेक्ट में कैसे समझानी है, तो आइए बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। बस फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि इस कोलिजन के दौरान ना मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम क्या रहता है? अब जिन बच्चों ने मुझसे मोमेंटम कंजर्व वाली क्लास दी हुई, उनको पता है कि मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है। जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में। बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है, बट द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या रहता है बोलो? सेम। मैंने कोलिजन वाला उस वक्त भी आपको सिखा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में फिर भी आ जाएगा। और अगला वाला बोलो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। मतलब इस केस में इलास्टिक कोलिजन में किसी भी तरह के लॉसेज इन्वॉल्व नहीं होते। मोमेंटम जितना कोलिजन से पहले है दो चीज़ों का मिला के, टोटल मोमेंटम जितना पहले है, टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। अगर कोलिजन बोलो कैसे हैं, इलास्टिक, तो जितना मोमेंटम पहले उतने मोमेंटम बाद में। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर जब दो गाड़ियाँ टकराती हैं तो जितना मोमेंटम पहले होता है बाद में कभी उतना नहीं होता। देखिए वो कोलिजन इलास्टिक होते ही नहीं है, वो कोलिजन हमारे इन इलास्टिक होते हैं। रियलिस्टिक जो होते हैं ना कभी भी इलास्टिक होते ही नहीं है, वो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। आपको इस टॉपिक में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। दूसरा वो चीज़ आप अपने आप को रोकने की कोशिश वैसे भी करते हैं ब्रेक लगा के, ठीक है ना, तो वहाँ पर अपोजिंग फोर्सेस मौजूद हैं जो उसको रोक लेते हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ कि अगर बात करी जाए कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ध्यान रखना उसका जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले है उतना मोमेंटम बाद में रहेगा, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है। और काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। लेकिन बात करें अगर इन इलास्टिक कोलिजन की, ध्यान देना भाई, अगर बात हम करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां पर कुछ ना कुछ बोलो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। जैसे रियलिस्टिक एग्जांपल्स में होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से पहले थी बाद में उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है ना। सो मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इस बात को। तो हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक कोलिजन के थ्रू। सो हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, समझिएगा है क्या। मान लो कि बच्चों मेरे पास एक बॉल है जिसका मास बोलो कितना है, m1 है, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, u1 वेलोसिटी से। u1 इंडिकेट्स, u एक्चुअली इंडिकेट्स द इनिशियल वेलोसिटी ना। सो m1 मास की बॉडी है, u1 स्पीड से चल रही है। दूसरी बॉडी यहाँ पर बोलो कितने मास की है, बोलो m2 मास की, और इसकी स्पीड बोलो कितनी है, u2 है। ये आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं, इनका अगर कोलिजन होना है तो क्या चीज़ नेसेसरी है,
u1 u2 से ज़्यादा हो या u1 u2 से कम हो? u1 u2 से ज़्यादा होना चाहिए तभी कॉलिजन होगा। मान लो u2 ज़्यादा है और u1 कम है तो कभी टकरा नहीं पाएंगे। सो एक बात ध्यान रखना, फॉर द कॉलिजन टू बी, मतलब कॉलिजन होने के लिए बॉडीज के बीच में u1 हमेशा u2 से बोलो क्या रहना चाहिए, ज़्यादा। पहले वाली बॉडी जो है वो तेज चलनी चाहिए दूसरे वाली बॉडी से, तभी आगे जाके वो टकरा सकती है। अब सपोज कि u1 u2 से ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये चल रहा है 5 की स्पीड से, वो चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ऑब्वियस सी बात है इसको अप्रोच कर रहा होगा और थोड़ी देर बाद ये टकराएंगे, और जैसे ही ये टकराएंगे, टकराने के बाद इनकी स्पीड बदल जाएगी। पहले वाले की स्पीड मान लो कितनी होगी बोलो v1, और दूसरे वाले की स्पीड बोलो कितनी होगी बोलो v2, क्योंकि हो सकता है ना इसकी 5 थी उसकी 8 थी, टकराने के बाद इसकी 6 हो जाए, उसकी 7 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इसकी थोड़ी बढ़ जाए उसकी थोड़ी कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि मोमेंटम ऐसे शिफ्ट होता है। अगर पीछे वाली चीज़ ने आपको आगे वाली चीज़ को टक्कर दी है तो आगे वाले की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, पीछे वाले की थोड़ी सी कम हो सकती है, बिकॉज आप लोगों को मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी थी, न्यूटन के थर्ड लॉ से। पीछे वाली चीज़ आ रही है 8 की स्पीड से, आगे वाली चीज़ चल रही है 5 की स्पीड से, टकराने के बाद थोड़ा तेज चलेगी और वो थोड़ा धीमा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज़ पीछे से आके हिट करेगी, पीछे से आके m1 बॉडी m2 बॉडी को बोलो क्या करेगी, हिट, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो वो कहाँ की तरफ भागेगा, आगे की तरफ। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब इसने उस पर आगे फोर्स लगाया तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसने उसके ऊपर पीछे फोर्स लगाया। कहाँ लगाया बोलो, पीछे, तो इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी और इसकी स्पीड बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ड्यूरिंग द कोलिजन वन बॉडी हिट्स द अदर बॉडी इन दिस डायरेक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ से वो उसके ऊपर कहाँ की तरफ फोर्स आएगी, पीछे की तरफ, तो पीछे वाली बॉडी थोड़ी स्लो डाउन होगी और आगे वाली बॉडी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। यहीं पर मोमेंटम शिफ्ट होता है दूसरी बॉडी का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, आप ध्यान से सुनना। आपके सामने जो सिचुएशन इस समय रखी गई है वो क्या है कि दो बॉडीज हैं आशीष, पहले बॉडी की स्पीड u1 है, दूसरी बॉडी का स्पीड u2 और u1 u2 से ज़्यादा है और वो अप्रोच कर रहा है उसको, तो ये एक बार एक टाइम पे टकराएंगे और टकराने के बाद दोनों कितनी स्पीड से चलना शुरू हो गए, v1 और v2 से। आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर मुझे क्या क्या पता है, मुझे मासेस पता है दोनों बॉडीज़ के, m1 m2 पता है, मुझे इनकी इनिशियल स्पीड पता है, अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है, कौन सा हुआ है बोलो, इलास्टिक, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ क्या रही होंगी। मतलब एक्चुअली मुझे v1 और v2 नहीं पता है, लेकिन अगर ये कोलिजन इलास्टिक है जिसमें चीज़ें लॉस नहीं हुई हैं इधर उधर कहीं भी, मान के चलते हैं एक बहुत आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की मतलब लॉस करने वाले चीज़ें, डिसिपेटिव फोर्सेस हमारे आसपास नहीं है जिसको एनर्जी को लॉस करेंगे, तो इलास्टिक अगर सब कुछ कंसिडर किया जाए तो इसकी स्पीड कितना होगा v1 का और v2 का। समझते हैं बच्चों, चिंता मत करिए, सारी बातें समझ में आएंगी। जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम आइडियल सिचुएशन माने तो उसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से कोलिजन की बात कर रहा हूँ, इलास्टिक कोलिजन की। एंड वट वी आर ट्राइंग टू डू कि मैंने आपको बोला कि दो बॉडीज का स्पीड कितना है बोलो सब बच्चे, u1 और u2, सॉरी यहाँ पर u1 और u1 u2 से ज़्यादा है, अप्रोच कर रहा है उसको, टकराएंगे, बाद में v1 v2 से स्पीड से चलेंगे। लेकिन मुझे v1 v2 नहीं पता है तो मुझे उसका फॉर्मूला तैयार करना है। मान लो मुझे m1 m2 u1 u2 बता दे एग्जामिनर कि ये वाली बॉडी का मास 10 kg है, उसका 12 kg है, ये चल रही है 20 की स्पीड से, वो चल रही है 15 की स्पीड से, बताओ टकराने के बाद कितने कितने की स्पीड से चलेंगे। अगर ये कॉलिजन बोलो कैसा है, इलास्टिक, अगर ये कॉलिजन इन इलास्टिक है तो कितने से चलेंगे, तो वो भी निकालेंगे। तो पहले मान के चलते हैं कि कॉलिजन इलास्टिक है और इलास्टिक के दौरान कितना मिलेगा। सो गाइस आप सब बच्चे देखिए, थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगेगा यहाँ पर बढ़िया वाला, सो बोर्ड में बने रहना आप लोगों को। तो मुझे बताओ क्योंकि कॉलिजन कैसा है बोलो, सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है तो मुझे बताओ जरा मैंने क्या बोला था, इलास्टिक कॉलिजन में क्या चीज़ें कंजर्व रहती हैं, एक मोमेंटम कंजर्व रहता है और एक बोलो क्या, काइनेटिक एनर्जी। कंजर्व रहने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर चीज़ें खर्च नहीं होती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं बट टोटल हमेशा सेम रहेगा। तो सब बच्चे मुझे बताओ जरा कि पहले इस बॉडी का मोमेंटम कितना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम बोलो कितना है, m1 u1, और प्लस में इसका मोमेंटम बोलो कितना है, m2 u2। देखो कंजर्व या बोले कि सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक, एक लाइन पूरी में लिख देता हूँ, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो बोलो क्या कंजर्व रहेगा सब बच्चे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बिल्कुल बराबर आएगा बोलो किसके, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अब सब बच्चे मुझे फटाफट फटाफट बताना शुरू करो भाई, इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज का कितना है भाई, टोटल मोमेंटम कितना है कॉलिजन से पहले। इसका है m1 u1, इसका बोलो कितना है m2 u2, क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और इसका मुझे बताओ जरा फाइनल मोमेंटम कितना है बोलो, m1 v1 प्लस में बोलो क्या, आप कहेंगे से चेंज तो हो गया मोमेंटम, m1 u1 था बाद में m1 v1 हो गया क्योंकि स्पीड चेंज हुई है,
तो मोमेंटम चेंज तो हुआ है बच्चों, होता है, बॉडीज का मोमेंटम चेंज होता है, बट टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के और इन दोनों का टोटल मोमेंटम मिला के बोलो क्या रहता है, सेम रहता है। वो टोटल मोमेंटम की बात करता है, एक इनिशियल एक बॉडी के मोमेंटम की बात नहीं करता। मान लो कि ये 100 के मोमेंटम से चल रही थी और ये 80 के मोमेंटम से, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये 100 और ये 80, तो कितने का टोटल मोमेंटम बोलो 180। टकराने के बाद हो सकता है कि इसका 90 हो गया और उसका भी 90 हो गया, तो फिर भी कितना सम बन रहा है बोलो 180। इसका थोड़ा बढ़ गया, उसका थोड़ा घट गया, लेकिन टोटल बाद में भी 180 और पहले भी कितना है बोलो 180। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोमेंटम कंजर्व रहता है ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन। तो वी कैन से दैट m1 u1 plus m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 plus में m2 v2। किसी को डाउट है यहाँ तक? आप कुछ नहीं करना, हमें v1 v2 निकालना है। क्या निकालना है बोलो? एक बात दिमाग में बार बार सेट रखिए, क्या क्या चीजें नोन है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें तुम लोगों को नोन है। नोन मतलब कि जो तुम्हें एग्जामिनर दे देगा, मान लो तो दोनों बॉडीज के मास देगा और दोनों बॉडीज की बोलो क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी। क्या देगा बोलो? और क्या पूछ रहा है वो तुमसे, फाइनल वेलोसिटी। सो एक्चुअली में आपको m1 u1 m2 u2 m1 m2 सब तो पता है, सब तो पता है, बस क्या नहीं पता जरा बताओ, v1 और। लेकिन मुझे तुम बताओ, जितना मैथमेटिक्स आज तक तुम लोगों ने पढ़ा है, क्या एक इक्वेशन के जरिए दो वेरिएबल्स निकल सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, क्या इसके जरिए, ध्यान देने से बच्चे, क्या तुम्हें मैं बोलूं x प्लस वाई बराबर 4 है या 2x प्लस में 3y बराबर 4 है, बताओ x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी? नहीं बता पाओगे ना। आप कहोगे सर एक और इक्वेशन दे दो, अगर एक और इक्वेशन मिल गई ना, फिर सर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ करके कर देंगे सर। तो v1 v2 में आपको एक और इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? बाकी पैरामीटर को क्यों नजरअंदाज कर रहा हूं, बिकॉज बाकी पैरामीटर मेरे लिए नोन है। तो मैं उनको वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा पूरा इक्वेशन सिर्फ किसमें बोलो, v1 और v2 में। मुझे अगर एक और v1 v2 में मिल जाए तो मेरा खेल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और वो वाला इक्वेशन मुझे कहां से मिलेगा? बहुत सिंपल से स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। कौन कंजर्व है बोलो? काइनेटिक एनर्जी भी। तो एक मैं काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन से बनाऊंगा, दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको हम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, v1 भी आएगा और v2 भी आएगा। ये है पूरा डेरिवेशन। सो गाइस, लेकिन उससे पहले मैं बस एक काम कर देता हूं, 1 वालों को मैं एक तरफ फेंक देता हूं और 2 वालों को एक तरफ। तो बोलो कितना आएगा सब बच्चे? यहाँ पर आ जाएगा m1 u1 माइनस का m1 v1 बराबर कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस का m2 u2। यहाँ से m1 ले लो कॉमन, बचेगा u1 माइनस v1 और यहाँ बचेगा m2 लेते ही कॉमन v2 माइनस u2। कोई प्रॉब्लम है? अब मैं इससे तो कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए बस 1 वालों को एक तरफ 2 वालों को एक तरफ कर दिया और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। समझने कोई प्रॉब्लम है? चलो अब आगे बताओ सब बच्चे बोर्ड पर। भाई सिंस collision is elastic, kinetic energy is also conserved। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व करने का मतलब बताओ जरा। जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले दोनों की मिला के, टकराने के बाद भी दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी का सम बोलो कितना होगा, सेम होएगा। सब बच्चे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है सब बच्चे? हाफ m1 u1 स्क्वायर। बोलो इसकी बोलो कितनी है? हाफ m2 u2 स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा सर हमें? अरे इसका हाफ m1 u1 स्क्वायर, उसका हाफ m2 u2 स्क्वायर। अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। चलो इसका बताओ भाई कितना आएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। ड्राइव की बिल्कुल टेंशन ही लेनी है यार। आप लोगों को सिंपल बात पता होनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब होता है जितना पहले उतना बाद में, जितना पहले काइनेटिक एनर्जी उतना बाद में काइनेटिक एनर्जी। बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी बदलती है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले दोनों की मिला के और बाद में बोलो क्या रहेगी, सेम। अच्छा, जब डेरिवेशन नोट करें इधर भी मैं, तब ध्यान रखना u1 u2 मैं ऐसे बना रहा हूँ और v1 v2 के ऊपर मैं हमेशा ऐसे घुमाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि v1 कौन है सर, u1 कौन है। v1 के ऊपर या v2 के ऊपर मैं ऐसे घुमाता हूँ, देखो ऊपर की तरफ v1 v2 देख रहे हो, और u में नहीं घुमाऊंगा। तो थोड़ा सा आप ये देख लेना अच्छे से, गलती मत करना है, खुद से करने की कोशिश करना। चलो बताओ, अब फिर वही काम करो, 1 वालों को एक तरफ और 2 वालों को। और इतना मेरे को लगता है फैमिली और आप लोगों को कि आपको ये सारे पैरामीटर पता है। बोलो m1 u1 m2 u2, कह रहे कहाँ से बता रहे, क्वेश्चन में एग्जामिनर देगा। मैं आपसे बहुत जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है सना यहाँ पर। तो आपको ये तो पता है ना कि m1 m2 u1 u2 कितना है, तो सारे पैरामीटर यहाँ पर पुट कर दो, m1 u1 m2 u2 m1 m2। तो जैसे वो इक्वेशन v1 v2 में है, ये वाली इक्वेशन भी किसमें आ जाएगी, v1 v2 में। अब मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स हैं, जैसे x और y की दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है, तो फिर भैया एक की टर्म्स दूसरे में पुट करके सॉल्व कर लो। लेकिन हम इसके लिए आसान सा फॉर्मूला बनाएंगे, चिंता मत करिए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि इक्वेशंस को यहाँ पर छोड़ दें, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर हाफ कॉमन लीजिए, हाफ वहाँ से कॉमन लीजिए, कट जाएगा। बोलो कितना आएगा सब बच्चे? m1 u1 स्क्वायर, और हाफ अब कट चुका है तो मैं 1 वाले को उधर लेके आ रहा हूँ। सो बोलो कितना? m1 v1 स्क्वायर बराबर में बोलो कितना? m2 v2 स्क्वायर माइनस में m2 u2 स्क्वायर। चलो बताओ भाई बराबर से यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर बराबर में m2 v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर। चलिए, क्या चीज हमें करनी चाहिए स्टेप पे, तो आप जरा ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। मैंने इसको पता क्या लिख दिया?
ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या मैं लिख सकता हूं? इसको मैंने लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? दिस इज योर फाइनल सेकेंड इक्वेशन। अब आप बताइए, पहली इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों का इस्तेमाल करके आपको v1 v2 निकालना है। आपकी पहली कोशिश ये रहेगी किसी भी तरीके से मैं एक साइड से v1 को निकाल के दूसरे में पुट कर दूं ताकि पूरा इक्वेशन किस में बन जाए? v2 में। अरे आपके पास अगर दो इक्वेशन x और y की होती तो करते क्या थे? एक से x को निकाल के दूसरे में पुट करते ताकि पूरा y में हो जाए, या इसका y निकाल के उसमें पुट करते ताकि पूरा x हो जाए। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है कि सर यहाँ से कैसे निकालूं, वहाँ से कैसे निकालूं, बिकॉज थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो थोड़ा सा पहले इसको आसान कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। पहले तुम मुझे बताओ, सबको ये वाले दो स्टेप समझ में आए? मोमेंटम कंजर्व करके वन वालों को एक तरफ, टू वालों को एक तरफ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके वन वालों को एक तरफ, टू वालों को एक तरफ। लिखो मत बच्चों, घर पे लिख लेना है, ये ड्राइव आना है पेपर के अंदर, फिक्स आना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे कर लेना इसकी प्रैक्टिस। तो वन वालों को एक तरफ, टू वालों को एक तरफ, इधर भी वन वालों को एक तरफ, टू वालों को एक तरफ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जरा मुझे एक बात बताओ, कुछ इस इक्वेशन में उस इक्वेशन में सिमिलैरिटी दिख रही है? बहुत मेजर सिमिलैरिटी है, बोलो क्या? सर m1 u1 माइनस v1 ये रहा, और इधर m2 v2 माइनस u2 सर ये रहा। बिल्कुल मैं एक चीज कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा इजी कर सकता हूं, इस वाली चीज को मैं थोड़ा सा इजी कर सकता हूं। बोलो कैसे? क्योंकि मेरे को यहां से v1 निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी मुझे यहां से v1 निकालना मुश्किल लग रहा है। क्यों निकाल रहे हैं? जरा समझने की कोशिश करिए आप लोग, वाई हम ये क्यों चाह रहे हैं कि यहां से v1 या v2 निकल जाए? क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर एक इक्वेशन है v1 v2 की टर्म्स में, क्योंकि बाकी चीजें मुझे पता है, m1 m2 u1 u2 m1 m2 सब पता है कि नहीं पता? बताओ जरा। अरे पता है कि नहीं पता? कुछ कह रहे, कैसे पता है सर? अरे मासेस वो आपको देगा, इनिशियल स्पीड्स वो आपको देगा, वो क्या पूछना चाह रहा है? फाइनल स्पीड्स। तो मुझे जब सब पता होगा m1 u1 m2 u2 m1 m2, तो ऊपर से बस क्या नहीं पता? सब बच्चे v1 और v2। सेम मैंने कहा कि नीचे भी मुझे सब पता है, देखो सब पता है, m1 u1 m2 u2 m1 m2, बस क्या नहीं पता? बोलो v1 और v2। तो मेरे पास दो इक्वेशन है v1 v2 की, एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे वाली में से कैसे भी v1 को निकाल लो और ऊपर वाली में पुट कर दो, तो पूरा का पूरा किस में आ जाएगा? v2 में, और वहां से v2 निकाल लेंगे। एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, जो आपने 9 10 में सीखी है, कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ऊपर वाली भी x और y की, नीचे वाली भी x और y की। तो कैसे x और y को सॉल्व करोगे? नीचे से सर x को निकाल लोगे 5 माइनस y, और ऊपर पुट कर दोगे x में जाके, तो पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा? y में। तो हम y को सॉल्व कर लेंगे, और फिर y को यहाँ पर पुट करके किसको सॉल्व कर लेंगे? x को सॉल्व कर लेंगे। करते थे कि नहीं करते थे ऐसा? बट यहाँ से मेरे लिए v1 v2 निकालना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा टिपिकल सा है। तो एक काम करते हैं, इसको आसान करते हैं। कैसे? जरा इसमें देखिए क्या चीज उसके साथ दिख रही है एक जैसी। मैंने कहा सर m1 इंटू u1 माइनस v1 को, बच्चों बोर्ड पे, m1 इंटू u1 माइनस v1 जो यहां पर बैठा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो m2 इंटू v2 माइनस प्रिंस, ये वाली चीज इसके बराबर है। तो अगर मैं इस m1 इंटू u1 माइनस v1 की जगह पर उसको रख दूं, देखना जरा क्या होगा। अगर मैं इसकी जगह पर, देखो इसकी जगह पर उसको रख दूं, क्योंकि बराबर है वो सीधा सीधा m2 और v2 माइनस u2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अरे नहीं आया समझ में? मैंने बोला सीधा सीधा मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, m2 इंटू v2 माइनस u2। उससे फायदा ये होगा, सामने ये सब कट जाएगा और मेरे लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा। ये सिंपली आप करिए कि दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बोलो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे मर्जी कर लो, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे। चलो बताओ फटाफट से, बताओ डिवाइड कर दो। चलो बोलो कितना आएगा? m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, नीचे आएगा बच्चों उसके m1, बताना कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो भाई, ये हो जाएगा m2, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा जाएगा इसका। ये आएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, और डिवाइड बाय में उसका आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। जरा बताओ क्या कट गया? बोलो क्या बचा? अरे ये बात मैं बहुत सिंपलीफाइड तरीके से कह रहा था मैं आप लोगों को। मैं बस ये कह रहा था, इस m1 इंटू u1 माइनस v1 की रिप्लेसमेंट में क्या रख दो? m2 इंटू v2 माइनस u2 वो रख दो, और वो जैसे रखोगे वो आमने सामने कट जाएगा। कुल मिला के ये बचेगा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। सही बात है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में? इससे नहीं आई बात समझ में? भाई मैंने क्या करा, इसकी जगह पर देखो, ये चीज ऊपर देखो ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m2 इंटू v2 माइनस u2। अरे लिख सकता हूँ, उसको सीधा सीधा यहाँ पर रख दो। अब वो जैसे तो यहाँ पर रखेगा, ये m2 इंटू v2 माइनस u2 यहाँ पर भी है, तो आमने सामने क्या हो जाएंगे? अरे वो जो डिवाइड में आगे भी कटेगी, तो यही तो बचेगा, u1 प्लस v1 बचेगा यहाँ से, ये बचेगा यहाँ से, और ये बचेगा यहाँ से, क्योंकि आमने सामने तो कट गया। अरे कुल मिला के ऐसे समझ लो यार, ये जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बराबर है, तो कट गया आमने सामने। क्या बचा? बोलो कुल मिला के u1 प्लस v1 बराबर क्या? बोलो v2 प्लस u2। और बराबर क्यों? क्योंकि सर मोमेंटम कंजर्व रहता है, हमने ऊपर पढ़ा है। अब जरा यहाँ से क्या करो, हाँ भाई इधर
अब जरा यहाँ से क्या करो, यहाँ से V1 निकाल लो। सब बच्चे बताओ V1 कितना आएगा, V2 प्लस में U2 माइनस में बोलो कितना, U1। जैसे ही तुम्हारे को ये मिला, अब तुम इसको, क्योंकि V1 आ गया V2 की टर्म्स में, मैं किधर, V1 किसकी टर्म्स में आ गया बोलो, V2 की टर्म्स में। अब तुम उसको यूज कर लो वहां पर। जैसे ही तुम उसको वहां पर पुट करोगे, बताओ क्या फायदा होने वाला है, पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल V2 में आ जाएगा। अभी ये V1 V2 दोनों में है, लेकिन अगर मैं V1 को V2 की टर्म्स में पुट कर दूं, किसकी टर्म्स में बोलो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में आ जाएगा, V2 की टर्म्स में, और मैं V2 को निकाल पाऊंगा। सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है भाई, नहीं आ रहा लेकिन समझ में। तो मुझे तुम बताओ इसको कहां पर पुट करूं, पुट इन फर्स्ट में, या तो यहां पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, आपकी इच्छा है। इस वाले में पुट कर दो, या आपको लगे तो ऊपर वाले में पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो, जैसे ऊपर वाला दिया हुआ पूरा पूरा कंप्लीट, उसमें पुट करना, उसमें पुट कर दो। चलो करते हैं, बताओ क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, ऊपर वाले में कर लेते, बोलो कितना आएगा, M1U1 प्लस बोलो कितना, M2U2, बोलो यहां पर कितना आएगा, M1, V1 की वैल्यू सब बच्चे बोलो कितनी है, V1 की, V2 प्लस U2 माइनस का U1, और बोलो प्लस का बोलो क्या, M2V2। हमारा काम क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे तुम ये बताओ, हम क्या निकालने गए, V2, क्या निकालने गए बोलो, अरे V2 क्यों, क्योंकि जो अब सामने आपके एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है जो आपको नहीं पता है। बोलो M1U1 M2U2, ये तो पहले से ही पता था, M1 पता है, U2 पता है, U1 पता है, M2 पता है, बस क्या नहीं पता, ये V2 और ये V2। तो V2 नहीं पता तो V2 का फॉर्मूला बना लो बाकी नॉन चीजों की टर्म्स में, समझे। तो बस अब आपका काम ये है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर सब बच्चे, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में V2 को बस एक तरफ करके बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाओ, तो V2 का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। समझना नहीं आ रही बात समझ में, करते हैं एक बार इसको शुरू। तो जरा मुझे बताइए कैसे करना चाहिए। तो ये बन रहा है सर M1U1, ये बन रहा है बोलो क्या, M2U2, चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, M1V2 प्लस में बोलो कितना, M1U2 माइनस का M1U1 प्लस का बोलो क्या, M2V2। क्या चीज मुझे निकालनी है, फिर वही बात कर रहा हूं मैं, क्या चीज निकालनी है सर इसमें V2 है और इसमें V2 है सर, जिसमें V2 है जो मुझे निकालना है उसको देखो एक तरफ, बाकी सारा सामान ले जाओ दूसरी तरफ। तो मुझे बताओ जरा क्या मिलेगा सब बच्चे, इन दोनों को तो मैंने वहीं रखा, बाकी सब इधर ले आया। तो ये M1U1 में जब ये माइनस M1U1 इधर आएगा, इतना करो यार, ये माइनस M1U1 जब इधर आएगा M1U1 के साथ, तो प्लस हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 2M1U1। और मुझे बताओ ये मेरा है M2U2, और ये वाली चीज उधर जाएगी तो बन जाएगी माइनस का M1U2। सब बच्चे ये माइनस वाली चीज उधर गई तो उसके साथ जुड़ गई, और M2U2 में हो गया माइनस का M1U2, और इधर क्या हुआ, इन दोनों में से ले लो V2 को कॉमन, और बताओ क्या बचेगा, M1 प्लस M2 हो गया। नहीं आ रहा समझ में सर। अब मुझे तुम बताओ V2 का क्या फॉर्मूला बन गया, V2 का क्या फॉर्मूला बन गया, इस M1 प्लस M2 को नीचे लिया, बोलो कितना आएगा, 2M1U1 प्लस में इन दोनों में से सर U2 कॉमन लेके बोलो क्या लिख दो इसको, M2 माइनस M1, और डिवाइड बाय बोलो क्या आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अगर कोलिजन इलास्टिक है, कैसा कोलिजन है बोलो, इलास्टिक, तो दूसरी वाली बॉडी कितने की स्पीड से मूव करेगी सब बच्चे, दूसरी वाली बॉडी कितने की स्पीड से मूव करेगी, 2M1U1 प्लस में U2 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन में क्या, M1 प्लस M2। और मैंने तुम्हें बोला दोनों बॉडीज के मास मिलेंगे और दोनों बॉडीज की बोलो क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी। सरस्वती, दोनों बॉडीज के मास मिलेंगे और दोनों बॉडीज की बोलो क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो मासेस मिलेंगे तो M1 M2 M1 M2 सब पुट हो जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 भी मिलेंगे, सबको पुट करके बोलो क्या निकाल लेंगे, V2। नहीं आया समझ में, लेकिन ये हुआ कैसे, आप मुझे बस बात बताओ। अगर पेपर में ये ड्राइव करना पड़ गया तो कैसे करोगे, आप सिंपल बोलोगे सर क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो आप लोग एक बार मोमेंटम कंजर्व करोगे और एक बार काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करोगे। जब मोमेंटम कंजर्व करोगे तो 1 वालों को एक तरफ, 2 वालों को एक तरफ, काइनेटिक में भी 1 वालों को एक तरफ और 2 वालों को एक तरफ। फिर दो जो एक्सप्रेशन बनेंगे उनसे एक रिलेशन बना के, उसमें वो चीज़ सेम है, इसमें भी सेम चीज़ है, तो आप यहाँ पर V1 V2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पाएंगे, वहाँ से V1 को निकाल लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और V1 को V2 की टर्म्स में निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, V2 में, और वहाँ से तुम V2 को निकाल लोगे। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर V1 भी तो निकालना है, बिल्कुल निकालना है बच्चों, V1 भी निकालना है। बोले V2 आ गया, अब V1 कैसे निकलेगा, सर V2 को यहाँ पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, V1। अरे यार आपको मैथमेटिक्स में याद है ना, दो इक्वेशंस कैसे डील करते थे आप लोग, एक से x को निकाल लेते थे y की टर्म्स में, ऊपर वाली में पुट कर देते थे, तो पूरा एक्सप्रेशन y में आ जाता था, और जब y निकल जाता था तो y को पुट करके किसको निकाल लेते थे, बोलो x को। तो V2 निकल चुका है उन सभी टर्म्स में जो मेरे लिए बोलो क्या है, नोन है। फॉर्मूले हमेशा उन टर्म्स में बनते हैं जो सारे पैरामीटर्स आपको बोलो क्या होंगे, नोन होंगे। तो फॉर्मूला बन गया V2 का। अब किसको निकालना है, बोलो V1 को। अब कैसे निकलेगा V1 जरा बताओगे मुझे, सर इधर V1 है, V2 प्लस में U1 U2 माइनस U1, सर यहाँ पर हमें V2 को पुट करना है और फिर सॉल्व करना है दोबारा से। नहीं आया ना समझ में, प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान दे, लेंथ पे ज़्यादा ध्यान ना दे भाई, डेरिवेशन की लेंथ पे ज़्यादा ध्यान ना दे। पहले मोमेंटम कंजर्व हुआ, बाद में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई,
इन दोनों के रिलेशन से ही मैंने एक v1 v2 का रिलेशन बना लिया, बस कुछ नहीं करा, वहाँ की चीज़ वहाँ पुट कर दी और ये मेरा v1 v2 का रिलेशन बना। जब मेरा x और y का रिलेशन बन गया तो मैंने एक से x को निकाल लिया, y की टर्म्स में दूसरे में पुट कर दिया। सो यहाँ से v1 को निकाला, v2 की टर्म्स में यहाँ पर पुट कर दिया और v2 निकाल लिया। सना बात समझ में आ रही है? करोगे एक बार खुद से घर पे तो हो जाएगा प्रैक्टिस। आगे बढ़ूँ, अब क्या निकालना जरूरी है बोलो? v1। अब v1 निकालने के लिए मैं नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओए बस भाई, तो मुझे सब बच्चे बताओ v1 कितना था? v2 प्लस में u2 माइनस u1, प्लस में u2 माइनस u1। और सब बच्चे मुझे बताओ जरा, इसको हम कहां पर पुट करेंगे? पुट इन, क्योंकि फर्स्ट है वो सेकंड है, इसको बोलो कितना नाम दे दो? इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दो। ये हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज आई है बोलो क्या है? थर्ड है। इसको बोल दो पुट इन थर्ड। चलो थर्ड में पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन को। एक काम करते हैं, अगले पेज पे लेके चलते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। चलो बताना भाई सब बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? v2 को पुट करो यहां पर सब बच्चे, बोलो v2 कितना है? 2m1 u1 प्लस में u2 m2 माइनस m1 डिवाइड बाय और प्लस में, बोलो ये है कि नहीं? अब यहां से तुम मुझे बताओ जरा, ये पूरा एक्सप्रेशन देखने में तुम लोगों को क्या सॉल्व करना है? सब बच्चे बताओ क्या सॉल्व करना है? बोलो v1 सॉल्व करना है। आप कहीं सर v1 का फॉर्मूला बन तो गया? अरे बन तो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख लेना। अभी बन तो गया है लेकिन इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे। कैसे बन गया? क्योंकि जितने भी पैरामीटर सामने दिख रहे हैं वो या तो m1 m2 है या u1 u2 है, जो कि आपको इनिशियली पता होंगे, तो वो वैल्यू पुट करके तो v1 वैसे भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे। सब बच्चे बताओ भाई कितना होगा? 2m1 u1 प्लस में बोलो कितना होगा? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा? m2 u2 माइनस में कितना बोलो? m1 u2। और जिन बच्चों का एलसीएम लेना आता है, मुझे लगता है कि इतना सबको आता होगा कि इसके नीचे मान लो 1 है, इसके नीचे मान लो कितना है 1, और इसके नीचे है m1 प्लस m2, तो पूरा एलसीएम कितना आएगा बोलो? m1 प्लस, और ये वाले u2 माइनस u1 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा बोलो? समझ नहीं आया ना? अरे एलसीएम लिया भाई, उसके नीचे 1 है तो ये चीज उधर मल्टीप्लाई होगी। तो बताओ कितना है सॉल्व करने पे? सब बच्चे सॉल्व करो इसको। 2m1 u1 प्लस में बोलो कितना? m2 u2 माइनस का m1 u2 प्लस का, अब देखो करो सॉल्व भाई। चार, दो चीजें ये, दो चीजें ये, चार टर्म बनेंगे मल्टीप्लाई करने। बोलो m1 को u2 से करो तो बोलो कितना आएगा? m1 u2। m1 को इससे करोगे तो क्या आएगा बोलो? माइनस का m1 u1। चिंता मत करिए, कटेंगी चीजें, कहीं सोचो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इधर आएगा तो बोलो कितना आएगा? m2 u2, और यहाँ आएगा तो बोलो आएगा बच्चों m2 u1 डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? अब तुम मुझे बताओ क्या क्या कट रहा है? 2m1 u1 से, देखो 2m1 u1 से एक m1 u1 घट जाएगा, इस 2m1 u1 से एक m1 u1 घट जाएगा। बोलो कितना बचेगा? m1 u1। और बताओ, और बताओ, m2 u2 m2 u2 बोलो कितना हो जाएगा? 2m2 u2। तो ये वाला और ये वाला भी इस्तेमाल हो गया। और बताओ m1 u2 माइनस का m1 u2 प्लस का, कैंसिल्ड। अरे कैंसिल्ड, कुछ कहेंगे सर ये तो आपने टिक लगा दिए, वो वाक्यों पर टिक लगाए हैं मैंने और ये कैंसिल्ड हो रहे हैं। चलो मैं इनको बैठा देता हूँ, ध्यान दो भाई सब बच्चे क्लास। अब मुझे बताओ 2m1 u1 और ये m1 u1 घट के बोलो कितना हो गया? बोलो m1 u1। पहले इनको काट देते हैं, ये दोनों कट रहे हैं, सेम है भाई, एक प्लस का और एक ये वाला चीज उससे घट के हो गया m1 u1, और m2 u2 और m2 u2 जुड़ के बोलो कितना हो गया? 2m2 u2, और बोलो वो कितना आ गया? माइनस का m2 u1 डिवाइड बाय बोलो कितना आ गया? वैसे तो फॉर्मूला बन चुका है लेकिन अभी भी कुछ मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ। ये m1 u1 है और वो m2 u1 है, दोनों में u1 सेम है, तो बोलो क्या करते हैं? इसको पहले लिख देते हैं 2m2 u2, 2m2 u2, और इन दोनों में से मैंने ले लिया u1 कॉमन, तो बोलो क्या बना? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय बोलो कितना आ गया? और ये बोलो क्या आ गया? v1। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में क्या सिमिलैरिटी है? कुछ देख के बताओ, कुछ एनालॉजी कैच कर पा रहे हो? एक ही फॉर्मूला याद करना, एक ही याद करना, v1 या v2। जैसे v1 या v2 याद हो गया, अब जहां पर तुमने v2 के लिए v1 निकालना है, क्लास इधर, अगर तुमने v2 का फॉर्मूला याद कर लिया खुशी, तो v1 याद करना है। अब तो v1 कैसे होएगा? जहां पर 1 है वहां 2 कर दो, जहां 2 है वहां देखो 1 की जगह पे 2 हो गया, 2m2 u2। जहां पर u2 था वहां पर u1 हो गया, जहां पर m2 माइनस m1 था वहां m1 माइनस m2 हो गया। अब नीचे कहेंगे बच्चे सर ये m1 प्लस m2 था, यहाँ तो m2 प्लस m1 हो जाता है। अरे यार m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 बात तो क्या है बोलो? सेम है। तो जिसको एक फॉर्मूला याद होगा दूसरा वाला वैसे याद हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे तुम ये बताइए अब हम लास्ट कहाँ पहुंच चुके हैं? मैंने आपको एक बात बोली थी, 2 मिनट की बात बोलूंगा और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, सब बच्चे
कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक। समझते यहाँ पर कॉलिजन अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो आप बोलेंगे कॉलिजन से पहले जो दोनों का मिला के मोमेंटम था और कॉलिजन के बाद जो दोनों का मोमेंटम है वो बोलो क्या है, सेम है। उसके जरिए मैंने सर एक बार 1 को एक तरफ करके 2 को एक तरफ के एक ही क्वेश्चन तैयार कर दिया। ऐसी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी, मैंने पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी को आमने सामने देखा और पहले वाली 1 वालों को एक तरफ कर दिया, 2 वालों को एक तरफ कर लिया और फिर से एक एक्सप्रेशन रेडी कर लिया था। ये 2 एक्सप्रेशंस रेडी होते हैं, पहला वाला भी V1 V2 की टर्म्स में और दूसरा वाला भी V1 V2 की टर्म्स में। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द V1 एंड V2? क्योंकि सर मुझे M1 M2 U1 U2 सारे पैरामीटर पता होंगे कि 10 kg का, वो 12 kg का, ये 20 की स्पीड से, 15 की स्पीड से, सब पता होगा। बस क्या नहीं पता होगा बोलो, V1 और V2। तो मैंने कहा इस पूरे फॉर्मूले में ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में बस V1 V2 नहीं पता, और इस पूरे एक्सप्रेशन में भी क्या नहीं पता बोलो, V1 और V2। तो जब मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं x और y की, एक ऊपर और एक नीचे, और मुझे सॉल्व करना है तो मेरे को तरीका पता है सर, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एक से x को निकालना है, y की टर्म्स में ऊपर वाले पुट करना है। मैंने वही करा, वो भी V1 V2 में, ये भी V1 V2 में। बस मैंने एक काम थोड़ा सा ये बढ़ाया कि भैया ये वाली चीज़ इसके बराबर थी तो क्यों ना इन दोनों को काट ही दो, क्योंकि ये और ये बराबर है तो इनको काट दो ना, क्यों इतना सारा झमेला रखना है इक्वेशंस में, नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ से मैंने V1 को V2 के टर्म्स में निकाला, ये आया, फिर मैंने V1 को जाके इस एक्सप्रेशन में पुट करा, यहाँ से V2 सॉल्व हुआ, इतना आया, और जब मैंने V2 को इधर वापस पुट करा तो बोलो क्या सॉल्व करा, V1 सॉल्व करा, V1 इतना आया। एक का फॉर्मूला याद कर लो, या V1 का या V2 का, बाकी का रिप्लेसमेंट से हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का श्योर हो? अच्छा, तो नोट तो बच्चों घर पे ही करना, 15 मिनट हमारे पास, हम इसके कुछ चीज़ें बनाते हैं। अब देखो जरा आगे कैसे करना है इसको। आप मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई कुछ? इसको सुनो सुनो, अरे ठीक है भाई, तो V2 का तो ये हो गया, V1 का और लाते हैं एक बार, और फिर तुम्हें एक चीज और सिखाते हैं। ठीक भाई, अब इनके कुछ स्पेशल केसेस हैं बच्चों, प्लीज स्पेशल केसेस। पहला, इफ सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। अगर मान लो सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, अच्छा बताओ, सेकेंड बॉडी अगर रेस्ट पे थी, पहली बॉडी चलती हुई आ रही थी, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे थी, कोलिजन तो होगा ना, तो U2 को बोलो कितना रख देते हैं, 0। अरे यार ये वाली बॉडी जो थी वो तो चलती हुई आ रही थी, लेकिन दूसरे वाली बॉडी बोलो क्या थी, रेस्ट पे। रेस्ट पे मतलब उसका U2 बोलो कितना होगा, 0। ऐसे में कितना V1 V2 बनने वाला है, यहाँ पर ध्यान दो भाई, लिखो मत। पहले वाली बॉडी चल रही है, दूसरी वाली बॉडी, अच्छा ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहली रेस्ट पे करते दूसरी चल रही है, फिर कभी नहीं टकराएगा। बस एक ही बॉडी रेस्ट पे कर सकते हैं, बोलो कौन सी, सेकंड को रेस्ट पे कर दिया, पहली वाली चल रही है। स्पेशल केसेस बन सकते हैं। तो U2 को 0 पुट कर देना, बस कुछ नहीं करना। किसको 0 पुट कर देना, U2 को, और जैसे ही U2 0 पुट आएगा, सब बचा था V1 कितना आएगा, फॉर्मुला देख के बताओ V1 कितना आएगा। U2 0 रखो, बोलो U2 0 रखो, ये हो गया 0, बोलो कितना आएगा, U1 इंटू में M1 माइनस M2 डिवाइड बाई, नहीं आ रहा समझ में, चलो V2 बताओ, ऐसे में कितना आएगा, V2 बताओ, V2 U2 को 0 कर दिया, बोलो कितना आएगा, 2M1 U1 अपॉन में बोलो क्या। तो ऐसे कभी कभी वो MCQ में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अगर एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है सेकंड बॉडी रेस्ट पे, बच्चों बातें नहीं है देखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आपको बोलता है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड बॉडी रेस्ट पे। अब सेकंड बॉडी रेस्ट पे है और इलास्टिक कोलिजन है, तो बताओ जरा क्या V1 और V2 की स्पीड जाएंगी। तो ऑप्शंस में आपको ये मिलेगी, वो वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है U2 0 होगा अगर सेकंड बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया कुछ समझ में। उसने बोला कि अगर इलास्टिक कोलिजन में सेकंड बॉडी रेस्ट पे, इसका क्या मतलब है कि U2 बोलो कितना ले लेना, 0, और फॉर्मूले में बस मैंने U2 को 0 रखा तो ये 0 हो गया और यहाँ पर ये 0 हो गया, फॉर्मूला बन गया, वो बस खत्म। सेकंड स्पेशल केस देखो भाई, क्लास बातें नहीं प्लीज। सेकंड स्पेशल केस, इफ द मास ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बॉडीज आर सेम। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है, इसका क्या मतलब है जरा बताओगे। M1 किसके बराबर है, M1 किसके बराबर है, अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है, जो पहली बॉडी है उसका ही मास सेम है, दूसरी बॉडी का मास सेम है, दोनों 10-10 किलो की है। एक बॉडी भी M मास की है, दूसरी बॉडी भी M मास की है, लेकिन ये U1 से चल रही है और वो U2 से चल रही है। मतलब बोल सकते हो कि दोनों का मास जो है M1 M2 है, इसको M मान लो, क्या मान लो बोलो, M।
अब सब बच्चे मुझे बताओ V1 कितना आएगा, जरा बताओगे V1 कितना आएगा, V2 कितना आएगा, जल्दी बताओ भाई। मैंने बोला दोनों बॉडीज का मास सेम है, जल्दी कैलकुलेट करो। नहीं पूरा कैलकुलेट करके बताओ अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी से देखते कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। अगर दोनों बॉडीज के मास सेम है तो V1 कितना आएगा और V2 कितना आएगा। नहीं गलत बता रहे हो, अभी तक किसी का सही नहीं आया, गलत है। क्वेश्चन ये है कि दोनों बॉडीज का अगर मास सेम हो जाए तो पहले वाली बॉडी की फाइनल स्पीड कितनी होगी, दूसरे वाली की कितनी होगी। गलत है, गलत। दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए तो फाइनल स्पीड पहली बॉडी की कितनी होगी और दूसरी की कितनी होगी। अभी तक सबको किसकी, V1 की U2, वेरी गुड बहुत अच्छा, और V2 की U1। अरे भाई ऐसा क्या था इसमें जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताओ ना, ए क्लास प्लीज, V1 के फॉर्मूले को देखो। अगर दोनों का मास बराबर है बच्चों, प्लीज ए आयुष, अगर दोनों का मास बराबर है तो तुम M1 M2 मत बोलो ना, उनको क्या बोल लो, बोलो M बोल लो, सब बच्चे बोलो उसको M। तो 2M, पहले वाले देखो 2M U2 प्लस में, अब क्योंकि मासेस बराबर हैं तो 0 हो जाएगा। हाँ भाई तान्या, मासेस बराबर हैं तो बोलो M1 माइनस M2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0, योग्यता नहीं आ रही बस समझ में। M1 M2 बराबर है तो वो 0 हो जाएगा, और ये वाले को मैंने लिख दिया 2M U2। अब M2 क्यों नहीं लिख रहा, अरे सर दोनों मासेस बराबर है, क्यों M1 M2 लिखना, दोनों को बोलो क्या बोल दिया, M बोल दिया। डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा, M1 प्लस M2 है तो M प्लस M हो जाएगा, यानी बोलो कितना 2M। तो मुझे बताओ कितना बनेगा, 2M U2 डिवाइड बाय में 2M, बोलो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। V1 किसके बराबर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा भाई। V1 आ गया U2 के बराबर, और देखना एक बार V2 निकालो फिर समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। V2 निकालो, V2 बोलो कितना आएगा, 2M U1, ये 0 हो जाएगा, ये सारा मामला 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा 2M, बोलो कितना आएगा, कोई पढ़ के बताएगा क्या मतलब है इसका। सर पहले वाले की स्पीड हो जाएगी, पहले वाले की फाइनल स्पीड हो जाएगी दूसरे वाले की इनिशियल स्पीड के बराबर, और दूसरे वाले की स्पीड हो जाएगी पहले वाले की इनिशियल स्पीड के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बोलो, पहले वाली बॉडी दूसरे की स्पीड को एक्वायर कर लेगी आयुष, और दूसरे वाली बॉडी पहले वाली बॉडी की स्पीड को एक्वायर कर लेगी। इसका मतलब समझ जाइए, अगर मेरी दो सेम मास की बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं और पहले वाली चल रही है 20 की स्पीड से और अगले वाली चल रही है 15 की स्पीड से, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड 20 हो जाएगी और इसकी स्पीड बोलो कितनी हो जाएगी 15। वो दोनों एक दूसरे की स्पीड को बोलो क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। नहीं है ये बात समझ में। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, कहते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन के दौरान दोनों बॉडीज ने एक दूसरे की स्पीड को इंटरचेंज कर लिया। ऐसा कब संभव है, जब M1 M2 से बड़ा हो या M1 M2 से छोटा हो या M1 M2 बराबर हो, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सिर्फ तभी होता है, वेलोसिटीज तभी इंटरचेंज होती है दूसरे से जब दोनों का मास बिल्कुल क्या हो, सेम है। नहीं आया ना समझ में, तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। अरे नहीं आया समझ में, मुश्किल हो गया, कब इंटरचेंज होना वो समझ में आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझाने का समय नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। लिखो क्वेश्चन लिखो। अरे समझ नहीं आएगा टॉपिक, मुश्किल हो गया भाई, है भाई। देखो बिल्कुल ऐसे सन्नाटा है, कुछ पता ही नहीं है। बताओ जल्दी से, अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो फाइनल वेलोसिटीज दोनों बॉल की कितनी होगी, पहले वाले की कितनी, दूसरे वाले की कितनी। जल्दी आंसर चाहिए भाई मुझे। कह रहे सर फॉर्मूला दिखा दो, है ना, फॉर्मूला दिखाऊं।
अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है तो बाद में दोनों बॉडीज की स्पीड इस फॉर्मूले से निकलेगी। लक्षित नहीं आया समझ में तेरे को? नहीं आया? पूरा नहीं हो पाया टॉपिक ये भी, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी समझाना बाकी रह गया। हेलो, मैं यार सेंटर पे है, घर जाएगा अभी? अरे यार घर पे कोई चीज़ भूल गया था, रजिस्टर वो मंगाना था। हाँ तो 5 मिनट रुक जा बस, क्लास फ्री कर लो। ठीक है 5 मिनट रुक जा बस। हैं V1 20 निकला कितना? V1 20 यार, V1 तो पहले से 20 है, उसकी स्पीड तो पहले से 20 है, तो कम होएगी ना 13.3। ठीक है ठीक है, एक बात तो कंफर्म होगी, स्पीड कम होएगी भाई, मोमेंटम शिफ्ट होगा इस बॉडी का, उसमें बढ़ रही है। पहले वाला तेज कैसे चल सकता है बाद में? पहले वाला तो धीमा चलेगा ना, बाद में दूसरी बॉडी तेज चलती है। बच्चों तुम वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पहले इनिशियल और फाइनल क्या होगा? तो मैंने कब मना करा अभी? कॉलिजन, अरे भाई सुनो क्लास एक बार, अगर कॉलिजन इलास्टिक है, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने सीधा फॉर्मूला निकाला हुआ है कि अगर कॉलिजन्स इलास्टिक रहते हैं तो दोनों बॉडीज की स्पीड कितनी होती है, पहले वाले की कितनी होती है, बोलो V1 कितना होता है। फॉर्मूला देखो, याद करने का तरीका क्या है सब बच्चे, पहले दोनों चीजें U की 2 वाली आएंगी और फिर बोलो कितनी आएंगी, बोलो 1 वाली, यह आएगा U1 और बोलो क्या क्लास। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, सुनो सब बच्चे, क्योंकि बच्चों को लगता है फॉर्मूला बड़ा टिपिकल सा है। सुनो याद करने का तरीका, अगर 1 की स्पीड बता रहे हो, खुशी सना इधर, अगर 1 की स्पीड बता रहे हो, देखो दोनों फॉर्मूले में एक चीज सेम है, आगे ना पहले 2 करके कुछ है, 2mu करके कुछ है। ए क्लास डिस्कशन बंद करो अपने, इधर देखो, जब 1 की स्पीड निकाल रहे हो तो पहले ना 2 की रखनी है आपको, ये 2m2u2, और फिर 1 का स्पीड रखते हुए m1 माइनस m2 करा। समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे v2 निकालना है तो v2 में पहले 1 की चीजें आएंगी, बोलो क्या, 2m1u1 ऐसे आएगा, 2m1u1, फिर आएगा u2 2 की चीज, और बोलो क्या आएगा, m2 माइनस, क्यों 1 की है तो m1 माइनस m2 और इसकी है तो m2 माइनस m1, और बोलो आएगा m1 प्लस, और एक फॉर्मूला याद कर लो यार, दोनों हो जाएंगे। चलो भाई 2m2 बोलो कितना 5, u2 बोलो कितना 10, u1 बोलो कितना 20, और m1 है माइनस m2, 10 माइनस में 5 डिवाइड बाय में आ जाएगा 15। अब ये सॉल्व करना था यार, पता नहीं कि तुम लोगों ने क्या करा, 100 और ये 5 और ये बेसिकली 100 डिवाइड बाय 15, 200 बाय में 15, 40 बाय में 3, 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले की स्पीड 13.33 मीटर पर सेकेंड रहेगी, और दूसरे वाले की आप लोग निकाल लीजिए 70/3, पूरा बोलो ना, 23.33 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड बढ़ गई है, उसकी स्पीड घट गई। अरे बच्चों प्लीज क्लास बातें नहीं भाई, मेरी बात सुनो। लेकिन ये सिर्फ तुम कब करोगे बोलो ये वाले फॉर्मूले, जब उसने बकायदा मेंशन करा है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। अगर इलास्टिक नहीं हुआ तो ये वेलोसिटीज नहीं रहती हैं, वेलोसिटीज कुछ और रहती हैं। और इन्हीं के स्पेशल केसेस बोलो क्या है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो गया, अच्छा बताओ ये क्वेश्चन मैं तुमको ऐसे दे दूं, ये मैं तुम लोगों को, ये आपको ऐसे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने को मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट आंसर करना होगा, ये 10 है ये भी 10 है, अब बोलो आंसर कितना आएगा, इसका मास भी 10 kg, इसका मास भी 10 kg, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बोलो 10, और उसकी कितनी हो जाएगी 20। कुछ नहीं करना, सीधा आंसर टिक लगाना वहां पर, क्योंकि हमने स्पेशल केस पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर मासेस बराबर होंगे तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। सेकंड बॉडी रेस्ट पे बोल देगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, सेकंड बॉडी रेस्ट पे तो u2 को 0 पुट कर देंगे और बाकी सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा। लेकिन मेरा मेन काम क्या है वो समझ लीजिए, आप लोगों को ना एग्जाम के अंदर ना बच्चों 3 नंबर में ड्राइव आने वाला है। वो ड्राइव क्या बोलने वाला है, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट व्हिच आर कोलाइड। जो कोलाइड हुए उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी अगर कोलिजन बोलो कैसा है, इलास्टिक। तो तुम अपने दिमाग में एक चीज फिट रखोगे,
कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो एक मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एक बोलो क्या कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। और कंजर्व का मतलब मुझे पता होता है कि जितना पहले उतना ही बोलो क्या बाद में, तो जितना दोनों का मोमेंटम मिला के पहले उतने दोनों का मोमेंटम मिला के बाद में, जितना दोनों की काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिला के बाद में। भले ही V1 V2 मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है विनय, भले ही मुझे V1 V2 नहीं पता, पीछे समर क्या चलता रहता है यार, पिटोगे तुम लोग किसी, सही बता रहा हूँ, बहुत दो दूंगा। V1 V2 भले ही मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिला के है पहले उतनी दोनों की मिला के बोलो क्या है बाद में। सिंपल सी बात है ना। और इन दो के जरिए आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है, क्लास कंजर्वेशन तो कर दिया, बस 1 वालों को एक तरफ कर देना, 2 वालों को, 1 वालों को एक तरफ, 2 वालों को। और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, जब ऊपर V1 V2 की फॉर्म में, नीचे V1 V2 की फॉर्म में, तो किसी भी तरीके से यहां से V1 को V2 की टर्म्स में निकाल के ऊपर पुट कर देंगे, पूरा V2 में बन जाएगा। या V2 को निकाल लेना, अगर कभी गलती से एग्जाम में ही भूल जाओ तो यहां से V2 को निकाल लो V1 की टर्म्स में, तो भी पुट कर देना, आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर की प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्लियर है कि नहीं? पुट कर दिया। अब एक काम कर लेना सब बच्चे, ये मेरे को आपकी कॉपी के अंदर ना 2 बार नोट चाहिए। अब 2 बार क्यों, क्लास में तो मैंने नोट करने दिया नहीं, घर पे तुमसे टेप लोगे इसको। 2 बार का मतलब ये है कि एक बार आप लोगों ने वैसे करा है और एक बार पूरा आपने समझने के बाद आपने ड्राइव पूरा का पूरा खुद से कॉपी में करा है। तो कितनी बार मुझे नेक्स्ट क्लास में आपकी कॉपी के अंदर दिखना चाहिए? 2 बार। अगर आपने एक बार कर भी लिया है तो एक बार फिर करना है घर पे जाके। समझ में आ रहा है? सो 2 टाइम्स आपकी कॉपी के अंदर ये मिलना चाहिए, भूल गए तो पिटाई होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जाओ।